हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस के मिक्स टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपका आने वाला कोई सा भी आर्मी का एग्जाम है, चाहे आर्मी जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है, सभी के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है, सेशन में बने रहना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको ये पोल किया था और आपसे एक चीज़ पूछी थी कि क्या आप हमें अपनी क्लास का लेवल बढ़ाना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दें। तो देखिएगा आपके सामने रिजल्ट है। लगभग 91% स्टूडेंट ने बताया है कि क्लास का लेवल बढ़ाना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी क्लास का लेवल बढ़ाना शुरू किया है। आज हमने अपनी क्लास का लेवल सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया है। और ध्यान रखिएगा, हमारी डेली जो क्लास होगी उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन आपको नए या फिर अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पुराने प्रश्न तो हम सैकड़ों बार रिपीट करवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। साथ साथ आपको नए प्रश्न भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम 5-6 महीने से डिले हो रहा है। क्या पता एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। इसी भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्नों की संख्या 25 और टारगेट मैं दे रहा हूं आज आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन राइट करने का। इतना तो कर ही दोगे। चलो, और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में नहीं होते, उसके बाहर गति करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में वाट मत लगाना बिना बात से कि इतना हाई लेवल नहीं आएगा। इतना भी हाई लेवल नहीं डाला है मैंने, आपके आर्मी में आने लायक ही डाला है कि अगर आपका आर्मी वाला एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल का बनाएगा तो इस लेवल तक बना सकता है। क्लियर? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। क्या आंसर करोगे? तो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है 563 ईस्वी पूर्व, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। और साथ में आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ईस्वी पूर्व में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन है सितार, वीणा, मृदंग या फिर बांसुरी। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? वीणा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न पहले डिस्कस करवा चुके हैं, आपके एग्जाम में भी आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक से, वारेन हेस्टिंग्स से या फिर रॉबर्ट क्लाइव से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने लागू की थी, जल्दी बताइए। आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन सी अगर आंसर दे रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलें आगे। चलिए, और मेरे से पहले आंसर दीजिएगा। लास्ट में सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इन 25 प्रश्नों के बाद आज भी आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। आंसर देंगे इसका कि देवप्रयाग स्थल किस नदी के संगम पर स्थित है? स्थल का नाम क्या है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भागीरथी और अलकनंदा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? और इस टाइप का प्रश्न आपके लेटेस्ट पैटर्न में जो आपका एग्जाम हुआ था 28 मार्च 2021 को, उसके अंदर पूछा गया था।
बाई वट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉन इन तिब्बत? ऑप्शन है जमुना, ब्रह्मपुत्र, सांगपो या फिर दिहांग। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगे ध्यान रखिएगा, दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहाँ पे है, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो जमुना बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र भारत में बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो असम। क्या इतनी बातें याद रहेंगी आपको? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 स्क्रीन पर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? थोड़ा सा हार्ड लेवल है, आंसर दीजिएगा। छिपता हुआ महासागर किस महासागर को बोलते हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित सावधारण की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर गलत मत करिएगा। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टेक बर्थ? तो देखिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। क्लियर? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। परंतु ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने लागू किया था। सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने लागू किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। परंतु सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने लागू किया था। क्लियर? भारत क्या है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ, नई दिल्ली। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड? सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, रैखिक संवेग, ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। करेक्ट आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रैखिक संवेग। जेट इंजन जो है यह रैखिक संवेग पर कार्य करता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए और देखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है स्क्रीन पर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करता है। यानी कि रेक्टिफायर क्या काम करता है? ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक नॉटिकल मील बराबर होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू। तो देखिए एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर? नॉटिकल मील क्या है? लंबाई मापने की एक इकाई है। इसको समुद्री मील भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में समुद्री मील बोलते हैं। क्लियर? जो नौ संचालन होते हैं वो लंबाई मापने के लिए समुद्र में इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने,
विरंजक चूर्ण है? बताइए क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर कोई गैस है? ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, थोड़े से डीपली है, थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं। पढ़े आपने जरूर होंगे, बहुत से प्रश्न आपको शायद याद ना हो। अगर सारे प्रश्न आपके सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ प्रश्न गलत है तब भी कोई बात नहीं है। परंतु हमारी अब हर क्लास में 5 से 7 क्वेश्चन नए रहेंगे। प्रयास करूंगा कि आपका लेवल थोड़ा सा और बेटर कर सके एग्जाम से पहले। तो देखिए सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन देखिएगा वास्तव में गैस होती है, परंतु इनको तत्वों की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्लियर? अब देखिए ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है, यह ध्यान रखिएगा। लिथियम भी सबसे हल्की धातु है। तो जो भी लिथियम को आंसर कर रहे थे वो ध्यान देंगे, लिथियम क्या है? एक धातु है, ना कि तत्व है। क्लियर? अब एक प्रश्न बनता है आपसे एग्जाम में कि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर महमूद गजनवी। सिंपल सा प्रश्न है ना, कई बार मैंने आपको डिस्कस करवा रखा है। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद लोदी वंश का अंत हो गया था और बाबर ने उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। इन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? ऑन विच प्लैनेट्स अदर देन अर्थ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ सीजन्स? ऑप्शन आपके सामने है बुध, शुक्र, मंगल, अरुण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर ऋतु परिवर्तन होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? चलिए इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा, सभी आंसर सही करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ क्रिकेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फीफा आपको पता है किसकी संस्था है? तो ये फुटबॉल की संस्था का नाम है। बीसीसीआई क्या है? ये भारतीय क्रिकेट की संस्था का नाम है। भारतीय क्रिकेट की संस्था का नाम है, ध्यान रखिएगा। हमसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूछा था। आईओए की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये भारत की ओलंपिक संस्था है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सामने, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? आपके एग्जाम में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु हैज रिटन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? युवराज सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है कपिल देव ने। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पटियाला। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? भारत रत्न, पद्माश्री,
पद्मा भूषण या फिर पद्मा विभूषण? देखिएगा, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री है। हमसे तीसरा पूछा है तो पद्म भूषण आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? व्हेन वाज आर्यभट्टा लेफ्ट इन स्पेस? ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। क्लियर? और इसको 19 अप्रैल 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? लखनऊ, देहरादून, खड़कवासला, कोच्चि? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 है सामने, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? व्हाइट लिली इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश, तुर्की, इटली या फिर नीदरलैंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सफेद लिली जो है यह इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? तो ध्यान रखिएगा, रेल सेवा, ओके, रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, ये तीनों किसके समय में शुरू हुई थी, या फिर यूं कहेगी किसने शुरू की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है? अब देखिए हमसे क्या बोला है, आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1854 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लीनिंग टावर ऑफ पीसा डैश में स्थित है? जल्दी से बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली, वियना? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इटली। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। भारतीय थल सेना में कितने कमानों का भारतीय थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। भारतीय थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 7। भारतीय थल सेना के टोटल 7 मुख्यालय हैं, टोटल 7 कमानों में बांटा गया है, जिसमें 6 आपके क्रियाशील कमान हैं और 1 आपका प्रशिक्षण कमान है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर, पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे, केंद्रीय कमान का मुख्यालय लखनऊ, प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला और दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर। ये 7 कमान के मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का आपका टॉप 25 जीके एंड जीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना था। और ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल जब हमारी क्लास होगी तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है, आज की क्लास का लेवल आपको कैसा लगा। और बताइएगा, मैंने आपको टारगेट दिया था 18 क्वेश्चन राइट करने का। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।